नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी के 2022 के जितने भी एग्जाम्स है लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। यानी 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम लेवल के होंगे। और जो ये एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप समझ लो प्रीवियस ईयर का भी रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और 50 क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर रहा हूं, तो आप कोशिश करें कि इन 50 क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स का टाइम दें। वीडियो 1 घंटे की है। आपको इसको प्लेबैक स्पीड 1.5 में करके देखना चाहिए। अगर आप 1.5 में कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब नॉर्मल स्पीड में देखें। लेकिन वीडियो देखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोग जैसे कोई क्वेश्चन दिखता है, आप पॉज करेंगे, आप उस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। उसके बाद में अगर आपसे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट के अंदर अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरी मेथड देखेंगे। ऐसे करके सारे क्वेश्चन देखने, ये नहीं कि वीडियो देखना, अरे भैया ने डाल दिया है तो मुझे वीडियो देखना है, व्यूज बढ़ाने फलाने, नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग ऐसे करें, क्वेश्चंस पॉज करें खुद से। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ मांगने लग जाते हैं, पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूं हालांकि, लेकिन देखो पीडीएफ से आप कई बार पीडीएफ पढ़ा रह जाता है। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो जैसे वीडियो देख रहे हो, मुझे ठीक है, पहला प्रश्न दिखा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तुरंत सोल्यूशन। अब पीडीएफ आपने सॉल्व किया, मतलब पीडीएफ का अपना अलग यूज है। पीडीएफ उनके लिए होता है ज्यादा यूजफुल जो सारे क्वेश्चंस जानते हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना है, उन्होंने मार्क कर लिया ये क्वेश्चन करना है, ये कर लेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ मैं उनके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लें। और एक चीज और, अब हम लाख के बहुत करीब है, तो वीडियो को जितना हो पाए शेयर कर दिया करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, पिछली वीडियो का हमने रखा था 500 लाइक, आपने पूरे कर दिए। इस वीडियो का हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, हम रखते हैं 700 लाइक। 700 लाइक जैसे पूरी होगी, अगला सेट 100 क्वेश्चंस का आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलो स्टार्ट करते, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहा क्या गया, PA and PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल विच सेंटर O फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल एंड A and B आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। इफ एंगल APB इज इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल OAB इज इक्वल टू। आपसे कहा गया कि जो PA और PB हैं, एक वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बिंदु P से खींची गई हैं। एक A पे खींची गई है, एक B पे खींची गई, इस तरह से कुछ खींची गई हैं। मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि स्पर्श रेखा लगे। स्पर्श रेखा मतलब होता है एक बिंदु से होके जाए। ये आपकी PA हो गई और ये PB हो गई, ठीक है। ये PA हो गई, ये PB हो गई। अब कहा गया सेंटर इसका क्या है, O है। अब आपको और क्या दिया गया कि A और B पॉइंट जो है वो सर्किल पे है। चूंकि A और B पे टेंजेंट खींची गई, इसका मतलब A और B सर्किल पे ही होंगे। और आपको एक चीज़ दिया गया कि जो आपका एंगल APB है वो 40 अंश है। ध्यान से देखिएगा, APB इसकी वैल्यू दी गई 40 अंश। तो आपसे पूछा गया OAB की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या काम करूँ, इसको मिला दूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को मिला दे रहा हूँ तो आपको पता है सेंटर से इस पे स्पर्श रेखा को अगर हम मिलाएंगे स्पर्श बिंदु पे, यानी कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाएं तो वो परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस खींची जाती है। इसी प्रकार ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि OAPB जो है वो क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। इन दोनों का ऑलरेडी 180 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल APB कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 180। तो हम अगर AOB निकालें तो हमारा आ जाएगा 180 माइनस एंगल APB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 180 माइनस APB की वैल्यू 40 अंश, यानी 180 माइनस 40 यानी कि आपका हो गया 140 डिग्री। लेकिन क्या आपसे पूछा गया कि AOB निकालो? नहीं, आपसे पूछा गया है OAB निकालने को। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप AB को मिला दीजिए, यानी कि AB को मिला दीजिए। अब AB को मिला दीजिए, आपको पता है ये कितना है, 140 अंश है। ये आपको 140 अंश पता चल गया। और आपको अगर ये ट्राइंगल देखें, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखें तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी, OA और OB। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। आपको पता है ये 140 है तो ये दोनों मिलके कितने हैं, 40। और अगर दो एंगल्स मिलके 40 हैं तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 20 अंश, यानी आपका OAB कितना हो गया, 20 अंश। समझ आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है APB 40 अंश है तो OAB कितना हो जाएगा, आपको पता है अगर APB 40 अंश है तो AOB बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 40 यानी 140। अब अगर 140 हो गया तो आपका एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर हो, ये 140 तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। बात बराबर।
अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और हमने जो फार्मूला डिराइव किया वो भी समझ में आ गया हो। सेकंड ही क्वेश्चन आपका होमवर्क बन रहा है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूँ कि 3 आदमी 4 औरतें और 6 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं एक साथ कार्य करते हुए। एक औरत जो है वो आदमी के 3 गुने के बराबर कार्य करती है और एक जो बच्चा है वो आदमी के आधे के बराबर कार्य करता है। तो आपसे कहा गया कि कितनी औरतें लगा दी जाएं ताकि कार्य को 7 दिन में पूरा किया जा सके। ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ऑप्शन पे भरोसा मत कीजिए, तो तुक्के ना मारिएगा, सॉल्व करके आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ दिन में मैं क्विज भी चलाऊंगा जिससे आप लोगों को यार थोड़ा प्राइज बांटूँ और फंड रेज करूँ, तो उसके बाद आप थोड़ा हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप करके कमेंट में तुरंत बताइए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए, अदरवाइज बिल्कुल मत चलिएगा, कमेंट कर। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5% बीइंग गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 2000। कहा गया कि 2000 रुपये पे एक अकेला 30% का डिस्काउंट दिया जाता है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 25% और 5% के। तो आपसे पूछा गया अंतर कितना होगा। आप सबसे पहले निकालिए 25% और 5% का रिजल्टेंट डिस्काउंट। तो आपको पता होगा एक्स और वाई का रिजल्टेंट कितना होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यानी कि हो जाएगा 25 5 30 माइनस 25 गुणे 5 125/100 यानी 1.25, यानी इतना परसेंट हो जाएगा रिजल्टेंट। और एक डिस्काउंट दिया गया 30% का। तो अगर इनका अंतर निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे एक दिया गया 30% का, एक दिया गया 30% से 1.25% कम, यानी डिफरेंस आ जाएगा 1.25% का। तो रुपए में अगर निकालें, आपको पता है कि 2000 का 1.25% कितना हो जाएगा, 25 रुपये, यानी आपका कुल कितना रुपए का डिस्काउंट मिला है, 25 रुपये का अंतर आ रहा है दोनों में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते। कहा गया ये स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड। कहा गया कि एक गोला है जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का है, उसको पिघला के 2 सेंटीमीटर के रेडियस के गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि एक गोले से n गोले बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे v बराबर हो जाएगा NB1। अगर एक छोटे गोले की त्रिज्या 2 दी गई है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। और ये आयतन किसके बराबर होगा, किससे बनाए गए हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, यानी 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यानी n बराबर आ जाएगा 6/2 का होल क्यूब। 6/2 3 का क्यूब 27, यानी कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 27। अब अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप इतना करेंगे नहीं, आपको देखना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी ओरिजिनल की, 2 सेंटीमीटर जो बनाए जा रहे हैं, तो 2 से 6 में भाग करना है 3, और आपको पता है वॉल्यूम में क्यूब होता है तो 3 का क्यूब लगा दीजिएगा, यानी 27 आ जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को लिखूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखूं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आपस में किसका डिनो का मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके गुणे में आएगा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका आंसर हो गया 1। समझ आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या थीटा की कोई वैल्यू रख लीजिए, लाइक 45 अंश पुट कर दीजिए, तो 45 पुट करते तो 1 माइनस 1/2 हो जाता है, और नीचे 1 इंटू 1/2 हो जाता है, तो 1 में से 1/2 घटता है 1/2 और बटे 1/2, आंसर कितना आ जाता है आपको दिख रहा होगा। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अगर ये सॉल्व करना है आपको तो कैसे करेंगे, आप एक काम करिए, आपको एक काम करना है, आप एक काम करिए, इसमें एक ही कोई वैल्यू रख दीजिए, एक ही वैल्यू हम मान लेते हैं 45 अंश रख देंगे। तो अगर 45 अंश रखने जाओगे तो कितना हो जाएगा, या आप a बराबर 90 अंश रखो, सीधे a बराबर 90 अंश रखो, a बराबर 90 रखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा और इंटू 1 प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप ऑप्शन में देखो किसकी वैल्यू 1 हो रही है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो रही है, इसकी भी वैल्यू 1 हो रही है, यानी 0 नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दो ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करना है, तो आप थीटा बराबर या a बराबर कितना रखेंगे, a बराबर 45 रख लो, a बराबर कितना रख लो 45, a बराबर 45 रखोगे तो 1 माइनस साइन है यानी 1/√2 इंटू कॉस है 1/√2 यानी 1/2 बचेगा, और इंटू 1/√2
+1/√2, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√2, यानी इसकी वैल्यू होगी 1/√2। अब ऑप्शन में देखिए किसकी वैल्यू 1/√2 हो रही है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बचा सेकंड, यही हो जाएगा। तो ए बराबर 45 रखिएगा। आप सीधे मैं 90 क्यों पुट कर रहा था, ताकि आपको देखिए 90 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे, और बाकी अगर आपको कुछ करना है तो आप एक काम और कर सकते थे। पूछिए क्या, आप डायरेक्ट 45 रख देते बिना कुछ सोचे समझे, 90 ना रखिए। साइन कॉस दिखे तो आप 45, 90, 0 तीनों रख सकते हैं, अगर हर आपका 0 ना हो रहा हो तो। लेकिन यहाँ पे 45 रख दिया, इस वजह से आंसर आसानी से आ गया। तो 45 आप डायरेक्ट चेक करिएगा साइन कॉस वाले में, ठीक है। अच्छा, आपको जो PDF मिला होगा उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, फेसबुक पेज की भी लिंक है, और सोल्यूशन के लिए भी अगर आपको देखना है तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुँच सकते हैं। तो वो लिंक दी गई है, उसी में नीचे देखिएगा मिल जाएगी। कहा इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा cos sec थीटा। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो आप tan स्क्वायर थीटा 1 ले लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा 1 ले लीजिए। दोनों बराबर हो सकते हैं, कब, जब थीटा बराबर 45 अंश हो। अब अगर थीटा बराबर 45 अंश हो गया तो आपसे पूछेगा 2 sec थीटा, यानी 2 इंटू सेक 45 यानी √2 इंटू कॉसेक 45, यानी ये भी √2 सॉरी यहाँ पे √2 इंटू √2, 2 और इंटू 2, आपका आंसर आ गया 4। समझ आ गया। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा दोनों का सम 2 दिया गया, तो थीटा बराबर 45 हो जाएगा। थीटा 45 पुट करके अपने आंसर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये देखो कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -π/3 प्लस कॉस -π/6। आप याद रखिएगा कि जो माइनस एंगल होता है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, 4th क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन π/3 बचा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी ये बचेगा कॉस π/6। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस साइन π/3 यानी साइन 60 यानी माइनस √3/2, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो आपका क्या क्या कट गया, √3/2 कट गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। कहा गया व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर इज 3, यानी n को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 3। रिमाइंडर कितना आता है 3। अब कहा गया व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ 6n-1, यानी 6n-1 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं पूछूं सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, तो आप कहेंगे वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3, भागफल 0 हो जाएगा, यानी कि क्वोशेंट आपका 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। यानी सबसे या स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स रिमाइंडर एज 3 इज 3, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, वो कौन सी है, 3। यानी हमारी संख्या n की वैल्यू कितनी होगी 3। अब n बराबर 3 यहाँ पुट कर दीजिए, 6 या 18 में से 1 जाएगा 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 और रिमाइंडर 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिए, कहा कि इफ a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 208 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 4 देन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस ab, यानी कि प्लस ab। अगर मैं बात करूँ a³ माइनस b³ की, तो ये होता है a माइनस b ब्रेकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। और ये बराबर दिया गया 208। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 208/4 यानी कि 52। आपका आंसर कितना हो गया 52। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न आपको मुँह जबानी याद होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ पूछा गया, तो ये होता है m³ माइनस 3m। कब, अगर x प्लस 1/x बराबर m दिया गया हो, x³ प्लस 1/x³ पूछा गया, यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 3 × 5 = 15, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 110। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया इफ x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 6 का होल क्यूब प्लस x माइनस 7 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसको a एज्यूम करिए, इसको b एज्यूम करिए, इसको c एज्यूम करिए, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। और ये कब होता है, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2। तो आप कहेंगे कि अगर वो 0 हो गया तो दायां पक्ष 0, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc उधर चला जाएगा, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। सिमिलरली उल्टे केस में आपको दिया गया a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, वैल्यू पुट कर दी, यानी x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0,
यानी 3x इज इक्वल टू 5 6 11 और 7 18, यानी x बराबर कितना हो गया? आंसर आपका 6 हो गया। समझ आ गया? अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। कहा गया 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे लॉस और गेन परसेंटेज पूछा गया, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ सर 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये। 40 वस्तुओं का अगर सेलिंग प्राइस 200 है, यानी कि एक वस्तु का 5 रुपये हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस 50 वस्तुओं का 200, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपये। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, 4 रुपये कॉस्ट प्राइस, 5 रुपये सेलिंग प्राइस, यानी 4 में खरीदी गई वस्तु 5 में बेची जाती है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का आउट ऑफ 4, 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 ऑफ 100, यानी 25%। कितना परसेंट का फायदा हो रहा है? 25% का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 25% गेन। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, इट्स साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी डी एंड डी, इफ बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी डी एंड बी सी ई मीट एट पॉइंट ओ देन बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, पहले एक ट्राइंगल ड्रा करिए। कहा गया ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड बी सी ए बी और ए सी, ऐसे करिएगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर बनाइए फिगर को, देखिए ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका कोई ट्राइंगल है, ये देखिए ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। और कहा गया कि ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया है, बात बराबर। अब कहा गया सी बी डी का बाइसेक्टर, यानी ये वाला बाइसेक्टर, और आपका बी सी ई का बाइसेक्टर, यानी ये वाला बाइसेक्टर, आपका अगर पॉइंट ओ पे मिले तो कोण बी ओ सी की वैल्यू पूछी गई जब आपको ए दिया गया। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ मेरे भाई, अगर ये कोण आपका ए है, ये बी है, तो आप ये बी है पूरा कोण, ऐसे ये सी है, तो अगर ये बी है तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी कहेंगे। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी हो जाएगा। तो अगर इसका बाइसेक्टर खींचा गया तो हम कहेंगे कि कोण सी बी ओ कितना हो जाएगा? मैं डिराइव कर रहा हूँ कुछ, तो कोण सी बी ओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस बी का आधा, यानी 90 माइनस बी बाई 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कोण बी सी ई की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस सी बटे 2, यानी 90 माइनस सी बाई 2। अब आ जाइए आप ट्राइंगल बी ओ सी में। ट्राइंगल बी ओ सी में अगर आप आएंगे तो आपको पता है एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस दोनों कोणों का योग, यानी इसका और इसका योग, जो कि यहाँ दिए गए, यानी ये 90 प्लस 90 180 और माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2, यही तो हो गया, यही तो हो गया। योग करने पे 180 कट गया, यानी बी ओ सी बराबर हो गया बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, और बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए बाई 2। तो आपने एक फार्मूला जनरेट किया खुद से, आपकी आंखों के सामने एक फार्मूला जनरेट हुआ कि अगर किन्हीं दो भुजाओं को बढ़ाया जाता है और उनके एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु ओ पे मिलते हैं तो कोण बी ओ सी जो होगा वो ए के आधे को 90 से घटाने पे प्राप्त होगा। यानी ए का आधा, ए कितना दिया गया आपको? 50 अंश, 50 का आधा 25, यानी हो जाएगा 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 65 अंश। बात बराबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया? ए स्टार्ट्स वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 4 आवर्स बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट दैट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन एट 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल वी कैच अप विद ए? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वॉक करना शुरू करता है, और कहा गया 4 घंटे बाद, अगर 4 घंटे बाद की बात की जा रही है तो ए कहाँ पहुँच जाएगा? 16 किलोमीटर दूर, यानी ये 16 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, और आपका कितने किलोमीटर की दूरी हो जाएगी? ए और बी के बीच की 16 किलोमीटर। अब कहा गया जब 4 घंटे हो गए तो बी यहाँ से चलना शुरू करता है 10 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। ये 4 से जा रहा था, ये 10 से, तो कहा गया कितनी दूरी बाद, यानी यहाँ से कितनी दूरी बाद ये दोनों मिलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि S1 आपको दिया गया पहले की स्पीड 4, S2 दूसरे की स्पीड दी गई 10। चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? S2 माइनस S1, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जो दूसरा वाला है वो पहले वाले की 6 किलोमीटर प्रति घंटे कवर करेगा, यानी जो दूरी है इनके बीच की वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कवर होगी। आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी है? 16, तो कितना समय लगेगा कवर होने में? 16 बटे रिलेटिव स्पीड, यानी 16 बटे 6, यानी 8 बटे 3, यानी आपका हो जाएगा 8 बटे 3 बोले तो 8 बटे 3 बोले तो यानी कि आपका हो जाएगा कह सकते हैं 2.67 घंटे। यानी कि 2.67 घंटे बाद आपको ये वाला मतलब बी जो है वो ए को कैच कर लेगा। आपको पता है बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड है 10, 2.67 घंटे में चलेगा कितना?
10 गुणे 2.67 यानी यहाँ कहीं पे 26.7 किलोमीटर बाद वो पकड़ लेगा, यानी 26.67 किलोमीटर बाद वो पकड़ लेगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस तरह के दो प्रश्न आए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, एक में 2 दिया गया था, यहाँ पे 5 दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या आप ऐसे लिखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया 5। आपसे पूछा गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। आपको मैं एक बात बताऊं, देखो मैथ्स बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कई दिन से मैं सोच रहा था यार कि मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ, पता नहीं मेरा लेवल वो रह गया है या नहीं, क्योंकि बस बहुत कम पढ़ता हूँ। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैथ पढ़ता हूँ, बाकी पूरा टाइम कहीं अलग कुछ और चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, तो मैथ में पढ़ता नहीं। तो कल मैंने ट्यूब का मॉक दिया, और मुझे नहीं लगता यार कि अभी ट्यूब के मॉक आपको जो टफ़ लग रहे हैं वो टफ़ है नहीं, वास्तव में सब इजी क्वेश्चन आते हैं। पिछले मतलब कितने शायद 5 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो वो लाइट चली गई बीच में इस वजह से। तो मैं अपनी नॉलेज की वो नहीं कर रहा कि मैं गुणगान कर रहा हूँ अपना, मैं ये बता रहा हूँ कि यार देखो अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो शायद मेरे 187.5 शायद क्या 187.5 ही थे मैथ में, और बहुत दिन बाद मॉक दिया, वही मेंस 18 देने के बाद। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने से मेरा फ़ायदा हो रहा है, यानी मुझे चीज़ें याद हैं। इसका मतलब अगर आप 1 घंटे डेली जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वही रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ एक समय बाद ऐसा हो जाएगा कि अगर आप 10 दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका एकदम डन रहेगा कि 50 में 50 जब मन करे तब दे दो। ठीक है, तो ये इस लेवल पे तैयार करिए। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे आप बहुत अच्छा, जो 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो भी नहीं होंगे आपसे। ठीक है, बस वो सिली मिस्टेक्स क्यों हुई, क्योंकि बहुत दिन बाद दे रहा था, और यही चीज़ें नुकसान करती हैं आपको एग्जाम में। अगर आप मॉक नहीं देते तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन नहीं होते। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5, इसको मानिए कि आपको दिया गया सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के, तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटेगा 23। आपका आंसर 23 हो गया, बात खत्म हो गई। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस 4/√3 sec 60। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा गया tan 45 की वैल्यू 1 प्लस 4/√3 इंटू sec 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 हो जाएगा 2, यानी हो गया 1 प्लस 8/√3। अब हर बराबर कर लीजिए, यानी हो गया √3 और 8 प्लस √3, यानी हो गया 8 प्लस √3/√3। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 8 प्लस √3/√3। चाहे √3 प्लस 8 लिखें चाहे 8 प्लस √3 लिखें, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन आपका। ठीक है, क्रम विनिमय नियम पालन करता है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं नहीं कह रहा मैथ अगर आपको आता है तो 20 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने इतनी ज़रूरत भी नहीं है, और ना 20 घंटे पढ़, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मेंस का सिलेबस उतना है जितना आप 2 महीने में धड़ा के पढ़ सकते हैं। बस अब ये होना चाहिए कि आप कितना डिटरमिन्ड होकर पढ़ रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा डिटरमिन्ड होकर और 5-6 महीने पढ़ ले रहे हैं, या जितना समय मिला था उतना पढ़ लेंगे, तो आपके 200 में 200 आने, दोनों में, मैथ्स में इंग्लिश में दोनों में आने तय हैं। बस आप सही वे में सही ट्रैक पर पढ़ते रहे, 200 में 200 लाना भी बहुत आसान है, लेकिन ऐसे हलवा नहीं है, उसके लिए आपको वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि लक फेवर्स द ब्रेव। कहा गया इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द नंबर इज इटसेल्फ। द नंबर इज, कहा गया अगर किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो संख्या ही मिल जाती। एक चीज़ बताइए, संख्या का 85% 75 में जोड़ा गया और संख्या मिल गई बोले तो 100% हो गई, यानी 85% ऑलरेडी था, कुछ जोड़ा गया और 100% हो गई, यानी कितना परसेंट बढ़ा 15%, और कितना जोड़ने पे 75, यानी संख्या का 15% 75, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 15% अगर 75 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5, और अगर 1% 5 है तो 100% कितना हो जाएगा 5 के बाद 12 जीरो। अगला बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कहा गया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल 4 वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यानी कि चारों जो वो होते हैं शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पे लाई करते हैं। अब आप बना लीजिए ABCD, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब क्या दिया गया, कहा गया सच दैट AB इज द डायमीटर। ध्यान से देखिएगा, AB डायमीटर है, यही होता है मूर्खता करने पे। एक बार प्रश्न तो पूरा पढ़ लेते, यानी AB डायमीटर है, ये हो गया AB आपका डायमीटर है, और CD आपका इस प्रकार से दिया गया, ये C है, ये D है, ये C हो गया, ये D हो गया। अब आपको क्या दिया गया, ADC इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको 129 अंश। ADC यानी थोड़ा सा पता नहीं क्यों उल्टा बन रहा है, फिर से बनाइए। देखिए AB ऐसे बना दीजिए, और ये आपका हो गया A,
ABCD, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया, ADC 129 अंश दिया गया, यानी ये 129 अंश दिया गया। तो आपसे पूछा गया BAC की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी, ये वाले कोण की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। आपको पता है जो AB है वो डायमीटर है, यानी कि ये वाला आर्क, जो ऊपर वाला आर्क है, ये क्या है, अर्धवृत्त है। और आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री, यानी आपका कोण ACB 90 डिग्री हो गया। आपको पता है ABCD का ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी B + D बराबर 180 अंश हो जाएगा। अगर B + D 180 अंश है तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा 180 - 129 यानी 51 अंश, यानी हमारा B बराबर हो गया 51 अंश। अब आपको ट्रायंगल ACB को देखना है, जिसमें एक एंगल 90 एक 51, तो एंगल CAB या एंगल BAC कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का योग घटा दीजिए, यानी 180 - 90 + 51 यानी 141। तो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39 अंश। तो आपका आंसर कितना हो गया, 39 अंश। बात बराबर। देखो ये प्रश्न किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ दिन पहले पूछा था, और ये प्रश्न 2018 CPO का है। कहा गया द एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0, यानी 27 संख्याओं का जो औसत है वो 0 है। आउट ऑफ देम, यानी उनमें से हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, यानी कितनी 0 से बड़ी हो सकते हैं। अगर एवरेज 0 है तो आप कह सकते हैं कि A1 + A2 + A3, एवरेज 0 यानी इनका योग भी 0 होगा, तभी एवरेज 0 हुआ, प्लस A27 = 0 दिया गया, ठीक है। अब आपको अगर पूछा गया कि कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, यानी पॉजिटिव होंगी। अच्छा, अगर मैं मानूँ 27 संख्याएं सभी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर पॉजिटिव संख्या आएगी, ना कि 0, यानी सभी तो हो नहीं सकती। अगर मैं बात करूं कि A1 से लेके A26 तक, यानी 26 संख्याएं 1 से बड़ी हों, मतलब 0 से बड़ी हों, तो अगर मान लो ये संख्या एक, सारी संख्याएं 1 1 1 1 1 हों, तो 26 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 26, और 26 + A27 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी A27 बराबर कितना हो जाएगा, -26। यानी कि आप कह सकते हैं कि 26 संख्याओं का योग कुछ भी हो, 26 संख्याएं हमारी 0 से कितनी भी बड़ी हों, 27वीं संख्या जो है वो उतनी ही, यानी इन 26 संख्याओं का योग निगेटिव में हो जाएगी, तो इनका योग 0 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा कि मैक्सिमम कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 26 संख्या 0 से बड़ी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है, बस एक संख्या को निगेटिव होने दीजिए। तो आपने कहा मैक्सिमम 26 संख्याएँ अगर 0 से बड़ी हैं तो आपका औसत 0 कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेट, यानी सेट नंबर 11। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। देखिएगा मैं कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ, हालांकि इस प्रश्न में ज़्यादा फार्मूलों का यूज नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला यूज होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता होगा इसके एक ये सर्किल खींच दिया मैंने, इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं, और एक सर्किल ये खींच दिया, एक मिनट, एक सर्किल ये खींच दिया, ये इन सर्किल कहते हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं कि इसकी साइड अगर A हो तो आपका सर्कम सर्किल की रेडियस होती है A/√3। क्यों होती है ये भी बता दूंगा हो तो, लेकिन अगले सेट में बता दूंगा। और स्मॉल r यानी इन रेडियस बराबर होती है A/√3। ये डेराइव करवा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, A/√3। हालांकि किसी वीडियो में डेराइव भी करवाया है, लेकिन फिर भी करवा दूंगा। अब आपको एक चीज़ और प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात कितना होता है, तो आप कहेंगे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि A/√3 कट जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा। अनुपात तो ये होता है, कई क्वेश्चन इसमें करेंगे। आपको यहाँ दिया गया है इन सर्किल का रेडियस निकालना है, यानी कि आपको स्मॉल r निकालना है। साइड कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल r बराबर हो जाएगा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द देन मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। अच्छा, आपको कैपिटल R दिया गया है, आपको सर्कम सर्किल की रेडियस दी गई है, यानी कि कैपिटल R बराबर दिया गया 8। यहाँ से हमारी साइड निकल के कितनी आ जाएगी, 8 × √3। अब अगर साइड 8/√3 और 8√3 हो गया, यहाँ से हमारी इन रेडियस कितनी हो जाएगी, 8√3/2√3, यानी कितना हो गया, 4। यानी आपकी रेडियस कितनी हो गई, इन रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद होता तो आप कहते हैं अगर सर्कम रेडियस 8 है तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, क्योंकि आपको पता है सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात कितना होता है, 2:1। यानी अगर एक 8 हो गई तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी, 4। तो इसमें कुछ होता नहीं। देखो जो ज्योमेट्री है उसमें तो मैं कहता हूँ सबसे आसान है, पता है क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं और क्लिक करते हैं धड़ाधड़, प्रैक्टिस अच्छी है, तो 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरम्स और
फार्मूले नहीं आते तो आपको हो सकता है सारी चीज़ें डिराइव करनी पड़ जाए, तब वो समय लग जाएगा, या आपसे ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट आपको बूस्ट करना ज्योमेट्री अपने। कहा गया कि सर इसके द्वारा जर्नी करने में मतलब यानी यात्रा करने में लिया गया समय कितना होगा। देखिएगा, अगर मैं मानूँ कि सर ए जो था वो क्या था, एक टोटल दूरी थी, तो 60 से जाएगी तो a/60 समय लगेगा। और आप मान लीजिए निर्धारित समय के था, तो के से कितना मिनट ज़्यादा लगा, 15 मिनट, यानी के प्लस 1/4 घंटे लगे। 15 मिनट को 1/4 घंटे लिख ले रहे हैं। सिमिलरली आपसे अगर कहें कि ए को अगर हम 80 से जा रहे हैं तो आपको पता है के से कितना देर ज़्यादा लग रहा है, 7 मिनट, यानी के प्लस 7/60 लग रहा है। अब दोनों को घटा दीजिए। अगर आप घटाएंगे, देखो आपसे पूछा गया के क्यों पूछा गया, क्योंकि के ही आपने माना है कि निर्धारित समय जितने में ट्रेन हमारी एग्जैक्ट मतलब समय वो है। अगर हमारी ट्रेन जो हम अनुमान लगा के चल रहे हैं वो कितना समय अनुमान लगा के चल रहे हैं, के। अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा a/60 माइनस a/80, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 240, ऊपर 4a-3 यानी कि a बराबर 1/4 माइनस 7/60 यानी 15/60 माइनस 7/60 यानी 8/60 हो जाएगा। 60 × 60, 60 चौको 240, यानी ए बराबर हो गया 32। अब ए बराबर 32 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया a/60 यानी 32/60 माइनस 1/4 यानी कि 1/4 लिख लीजिएगा, इतने घंटे। और अगर इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, इतने मिनट आ जाएंगे। 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 कट जाएगा, -15 बचेगा, यानी 32 माइनस 15 यानी कितने मिनट लग रहे हैं, 17 मिनट। यानी एग्जैक्ट जर्नी को करने में हमारा अनुमानित समय कितना था, 17 मिनट। प्रस्तावित समय कितना था, 17 मिनट। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहा गया अगर ए कुल दूरी हो 60 से जाएगी, a/60 समय लिया, जो कि निर्धारित समय से 15 मिनट ज़्यादा है। उसी प्रकार ए को 80 से गए तो निर्धारित समय से 7 मिनट ज़्यादा लगा। आपने घटाया दोनों समय को, मतलब दोनों को घटाया तो आपका आ गया a/240 बराबर 8/60, ए बराबर 32, यानी दूरी आ गई 32। दूरी हमने पुट किया तो हमारा के बराबर आ गया मिनट में, घंटे में, और 60 से गुणा कर दिया तो मिनट में आ गया। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि यहाँ पे हम बेसिक्स सीखते हैं, बेसिक्स के लिए ही चैनल बनाया गया था। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि जिस क्वेश्चन को बेसिक्स से जानना कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे बताऊँगा आपको, अदरवाइज मैं बेसिक्स ही ज़्यादा करवाता हूँ। कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर टू द नियरेस्ट मीटर्स। कहा गया कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक जो टावर है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण और आधार का उन्नमन कोण 60 अंश और 30 अंश है। आपसे पूछा गया टावर की ऊंचाई। अगर उन्नयन कोण की बात की गई, यानी अगली बिल्डिंग टावर, वो जो आपकी मतलब बिल्डिंग थी उससे टावर ऊंचा है, यानी बिल्डिंग अगर 7 थी तो टावर को हम h मान लेते हैं। ड्रा कर दीजिए, इसके पैरेलल ये ड्रा कर दीजिए। अब आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, इसको मिला लीजिए और एक चीज़ और, इसको मिला दीजिए। आपको कौन कौन से कोण दिए गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया 30 अंश और ये आपको दिया गया 60 अंश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है आपको 30 अंश, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है 60 अंश। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये 7 है, ये 30 अंश है, तो ये 7√3 हो जाएगा, 10 लगा लीजिएगा। अगर ये 7√3 है तो ये भी 7√3 हो गया। अब ये 7√3 है तो ये 60 है, तो ये 60 हो गया, तो ये 21 हो जाएगा। 21 और 7 28 आपका ऊंचाई हो जाएगी। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ। आपको दिया गया है उन्नयन कोण 60 अंश, आधार का उन्नमन कोण 30 अंश, यानी अगर ये 7 है तो ये 7√3 हो जाएगा, 1:√3 होता है। और ऐसे अगर ये 7√3 है, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 7√3 हो गया। अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये 60 अंश है, तो आपको पता है इसका और इसका अनुपात √3:1 का होता है, यानी 1 बराबर 7√3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी इतनी ऊंचाई 21 है और नीचे वाली ऊंचाई 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 7 28। बात कर, फिर एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि होमवर्क देने की केवल और केवल एक वजह है, ताकि आप लोग सॉल्व करते रहें। ठीक है, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कहा गया इफ 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/p, तो आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी। अच्छा, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है वो कल मैं करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। देखो 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/p। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा माइनस 1/cot थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, अगर माइनस में 1/p दिया गया तो प्लस में p हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम। अब आपको cos थीटा निकालना है तो आप sec थीटा निकाल लेंगे तो cos थीटा निकल आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2 sec थीटा बराबर हो गया p प्लस 1/p, यानी कि p² प्लस 1/p। जैसे हमारा sec थीटा कितना हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर सेक थीटा इतना है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2p ऊपर चला जाएगा, यानी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बात खत्म हो गई। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया, कहा गया सेक पावर 6 थीटा माइनस टेन पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए से कोई गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। अब आपको पता है सेक पावर 6 ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब और माइनस 3 सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है ए क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो कि होता क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर ए, माइनस बी की वैल्यू टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, 1 का क्यूब 1, तो आपका आंसर 1। आपसे कहा गया ये सम ऑफ 20,000 is invested for 15 months at the interest of 10% per annum compounded half yearly. What is the percentage gain correct to one decimal place at the end of 15 months? कहा गया 20,000 रुपये 15 महीने के लिए 10% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से, जिस पे ब्याज छमाही लगता है, इन्वेस्ट किए गए हैं। आपसे कहा गया परसेंटेज गेन कितना होगा। देखो आप ध्यान से देखना, आपको पता है कि पहले 2 बार कितने कितने का, अगर 10% वार्षिक है तो पहले 15 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 3 महीने, तो पहले 6 महीने के लिए 5%, फिर अगले 6 महीने के लिए 5%, फिर अगले 3 महीने के लिए 5/2%। यानी आपको पता है कि 5% 5% और 5/2% का सक्सेसिव निकालना है कि बढ़ोतरी कितनी होगी। तो 5% 5% का कितना हो जाएगा 10.25, और इसका किससे निकालना है 2.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 12.75 प्लस 10.25 गुणे 2.5/100, ये कटेगा इससे 40 दे देगा, यानी आपका हो गया 12.75 प्लस ये हो जाएगा 1.025/4। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग काटिए तो ये हो जाएगा पॉइंट लगेगा 4 दूनी 8 और ये 2 20 4 पंचे 20 4 पंचे, यानी कि आपका हो गया कि 12.75% था और 0.255 बढ़ गया, यानी आपका हो कितना जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 7 2 9 1 10 और 12 1 13, यानी कि 13% के आसपास आपका बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी 13%। यानी आपको 5% 5% और 5/2% का निकालना था, बढ़ोतरी कितने के बराबर। कहा गया द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि समचतुर्भुज। आपको पता है कि साइड कितनी है 5 है, D1 कितना दिया गया, एक डायगोनल कितना दिया गया 8। आपको पता है एरिया क्या होती है हाफ D1 D2 होती है, तो आपको D1 पता है तो D2 निकालना चाहिए सबसे पहले एरिया निकालने के लिए। और आपको पता है डायगोनल और साइड में रेशियो मतलब संबंध होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। ये किसके लिए होता है रोम्बस यानी समचतुर्भुज के लिए। पुट करिए धड़ा आंसर निकालिए, D1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 25 चौको 100, 100 में से 64 घटेगा 36, यानी D2 स्क्वायर बराबर 36, यानी D2 बराबर 6। अब अगर D2 बराबर 6 हो गया तो इसमें पुट कर दीजिए, एरिया निकल आएगा यानी हाफ इंटू 8 इंटू 6 यानी कि 24। तो आपका आंसर कितना हो गया 24। समझ आ गया। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए 34%। ठीक है, फेल का डाटा लिख रहा हूँ मैं। 42% इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में कितने फेल हुए 42%। कहा गया 20% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यानी कि वो फेल हुए, यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने परसेंट फेल हुए 20%। तो कहा गया देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स वाज, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या निकाली। देखो एम में फेल हुए इतने, इंग्लिश में फेल हुए इतने, तो कुल फेल कितने हो जाएंगे आपको निकालना है एम यूनियन ई, यानी कि एम और ई मिला के दोनों में कुल मिला के कितने फेल हुए, यानी कि जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या तो दोनों में फेल है, ऐसे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यानी कि जो या तो मैथ में फेल है या तो इंग्लिश में फेल है या तो दोनों में फेल है। तो ये होता है एम प्लस ई माइनस एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो एम प्लस ई 34 42 76 माइनस 20, यानी कि 56% लोग किसी न किसी विषय में फेल हैं, चाहे दोनों में हो सकते हैं चाहे किसी एक में। तो अगर 56% 100 में से फेल हैं तो कितने परसेंट पास हो जाएंगे 100 माइनस 56 यानी 44%। कहा गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 देयर CF इज इन देन सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, सम निकालना है। आपको पता है कि अगर दो संख्या 4:5 के अनुपात में है तो एक संख्या 4x हो जाएगी, एक संख्या 5x। अगर संख्याएं 4x 5x है तो इनका SCF कितना हो जाएगा x, और ये दिया कितना गया 16, यानी x बराबर 16 दिया गया। तो आपसे योग पूछा गया यानी 4x प्लस 5x यानी 9x पूछा गया, x बराबर 16 तो 9x बराबर 144। बहुत आसान सा था। यानी अगर दो संख्याओं का सिंपल मतलब रेशियो दिया गया, सिंपल रेशियो बोले तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया है,
तो आपको रेशियो को जोड़ देना है और एचसीएफ से गुणा कर देना है तो उनका योग आ जाएगा। अच्छा, जो आपको पीडीएफ मिला होगा उसमें टेलीग्राम चैनल की भी लिंक होगी, फेसबुक पेज की भी, आप जाके दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। क्योंकि उस संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18 और 24 से डिवाइड करने पे 8 शेषफल छोड़ती है और 13 से डिविजिबल। अगर 8 से शेषफल छोड़ती है तो आपको ऐसे याद रखना है कि 15, 18, 24 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालिए। तो आप कहेंगे 15, 18, 24 का एलसीएम ले लो। 18, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको पता है 18 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा। अब 15 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 72 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी कि हमारी संख्या जो 15, 18 और 24 से डिविजिबल है वो हो गई 360। और चूंकि 15, 18, 24 से डिविजिबल नहीं है, वो 8 शेषफल देती है, यानी हमारी संख्या जो भी होगी वो 360 n + 8 के फॉर्म की होगी। समझ रहे हो? अब आपको ध्यान देना है कि ये संख्या 13 से डिविजिबल बताई गई है, यानी इसको 13 से डिवाइड करिए और ये कंप्लीटली शेषफल 0 आना चाहिए। 13 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 13 से इधर डिवाइड करोगे यानी 13 दूना 26, आपका बचेगा 10, 100, 13 सत्ते 91, यानी कि 27 n तो सेफ आ गया। और आपका 13 दूना 26, 10 36, 13 सत्ते 91, 9, यानी 9 n और +8 बच रहा है और बटे 13। अब आपको दिया गया कि संख्या चूंकि 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये संख्या भी जो भी होगी, यानी 9n + 8 जो होगी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी रिमाइंडर 0 छोड़ेगी तभी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यानी n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो हमारी संख्या को 9n + 8 को 13 से डिविजिबल बनाती होगी। अगर हम n = 1 रखें तो 17 13 से डिविजिबल नहीं है। n = 2 रखेंगे तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 8, 26, यानी n = 2 अगर हम रख दें तो ये कितनी हो जाएगी? 26, यानी 26 13 से डिविजिबल है, यानी n = 2 हो गया। अब अगर n = 2 हो गया तो हमारी संख्या कितनी है? 360 × 2 = 8, यानी कि 728। संख्या कितनी हो गई हमारी? यानी रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा 728। अब इसके अंकों का योग निकाल लो तो 7, 8, 15, 2, 17। आपका करेक्ट आंसर 17। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, यानी कि 50 स्टूडेंट के क्लास में 40% जो है वो लड़कियां, यानी गर्ल्स कितनी है? 20 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 30। अब आपसे कहा गया एवरेज वेट ऑफ बॉयज 62 किलोग्राम, यानी बॉयज का 62 किलोग्राम है और गर्ल्स का 58 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा गया होल क्लास का एवरेज वेट कितना होगा। देखिए 58 और 62 का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं x है, यानी 58 गर्ल्स का है, 62 बॉयज़ का है, उनका रिजल्टेंट x, और इनका अनुपात क्या है? 2:3 के अनुपात में, यानी ये 2 है ये 3 है। अब आप ध्यान से देखिएगा 58 को x से घटाएंगे तो ये 3 देना चाहिए, यानी आप इनको घटाइए, 62 से x को घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 62 - x, और 58 वो x में से 58 को घटाइए, x - 58, और इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:3 के बराबर, यानी आपका आ गया 62 - x अनुपात x - 58 बराबर हो गया 2:3। ये तो हो रहा है, यानी ये कितना हो रहा है? 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, यानी ये हो जाएगा 2x - 116 = कितना हो जाएगा? 186 - 3x। यही तो हो रहा है, यानी कि 5x बराबर हो गया 186 + 116, यानी कि कितना हो जाएगा? 302, यानी x बराबर हो जाएगा 60.4। 50 स्टूडेंट की क्लास में 40% गर्ल्स हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट हैं तो 40% गर्ल्स, यानी 20 गर्ल्स हैं, और गर्ल्स का औसत वजन 58 दिया गया है। कहा गया रिमेनिंग बॉयज़ है, यानी 30 बॉयज़ है जिनका औसत दिया गया 62। अगर 20 गर्ल्स का औसत 58 है तो इनका वजन कितना हो जाएगा? 1160। 30 का अगर 62 है औसत तो इनका कितना हो जाएगा? 1860। कुल वजन आप निकाल लीजिए, 50 से भाग कर दीजिए तो इनका एवरेज आ जाएगा, यानी कुल वजन इतना है, कुल स्टूडेंट की संख्या 50 है, 0 0 0 कट गया, यानी 116 + 186, यानी ये हो जाएगा 302/5, यानी कि आपसे पूछा गया औसत तो ये हो जाएगा 60.4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आ गया? तो आपका आंसर यहाँ पे गलत है। कहा गया ये शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर Rs 990 ईच, ऑन 1 ही गेन्स 10%। कहा गया 2 पंखे बेचता है, 999 990 990 के बेचता है। पहले पे 10% का क्या होता है? फ़ायदा होता है, यानी कि अगर वो 10 का खरीदता है तो 11 का बेचता है। 11 = 990, यानी 1 बराबर हो गया 90, तो 10 बराबर कितना हो गया? 10 × 90, यानी पहले का क्रय मूल्य आ गया 900 रुपये। कहा गया दूसरे पे 10% का नुकसान होता है, यानी अगर 10 का खरीदता है तो 9 का बेचता है, यानी 9 = 990, तो 1 = 110, यानी 10 बराबर हो गया 1100, यानी इसका सीपी हो गया 1100, दूसरे वाले का सीपी हो गया 1100। तो कहा गया उसका टोटल लाभ या हानि बताइए। उसने कुल क्रय मूल्य कितना लगाया? 2000, बेचा कितने का? 1990 का और 1980 का, यानी 2000 की वस्तु 1980 में बेच दी, यानी कितने का नुकसान हुआ? 20 रुपये का। तो परसेंटेज में लॉस कितने का हुआ? 20 रुपये आउट ऑफ 2000, यानी 1% का लॉस हो गया। समझ आ गया? तो इतनी तेज़ी से मैं क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आपका दिमाग जो हो उतनी तेज़ी से चले, आप
कई जन होंगे जो मुझसे भी तेज कर रहे होंगे यहीं साथ में ही। कहा गया द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 150 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। कहा गया कि किसी जो सिलेंडर है उसके जो वो था रेडियस, उसमें 150 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी कर दी गई और हाइट में 20 की कमी कर दी गई। तो कहा गया परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। अच्छा देखिएगा, अगर मैं बात करूं भाई साहब कि अगर हमारी रेडियस आर थी तो अभी कितनी होगी, पहले आर थी अभी आर प्लस 150 हो गई। हाइट पहले एच थी तो अभी एच माइनस 20 हो गई। तो आपसे कहा गया कि कितने का चेंज आएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं इसका पहले वाले का, तो आप कहेंगे कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। इधर कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर प्लस 150 का स्क्वायर और इंटू एच एच माइनस 20। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना चेंज हुआ, तो आर और एच फिर भी बच जाएंगे। और अगर आर और एच बच रहे हैं तो आपको पता है कि परसेंटेज, एक्चुअल परसेंटेज नहीं निकाल सकते कि कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो आपको अगर रेडियस नहीं दी गई है और हाइट नहीं दी गई है और ऐसे दिया गया कि रेडियस इतनी बढ़ाई जाती है, हाइट इतनी बढ़ाई जाती है, तो परसेंटेज में चेंज कितना होगा, तो आप कतई नहीं निकाल सकते। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। समझ आ गया। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 अपॉन कॉट ए माइनस 10 है। आपको पता है कॉट ए माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। सॉल्व करिए, यानी ये ऊपर हो गया 2 साइन ए कॉस ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस 2 ए। 2 साइन ए कॉस ए होता कितना है, साइन 2 ए डिवाइडेड बाई कॉस 2 ए। साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए होता कितना है, tan 2। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक पावर 4 ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 पावर 4 ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक वाले को एक साइड में, tan वाले को एक साइड में करो फटाफट। तो ये हो गया सेक पावर 4 ए माइनस सेक स्क्वायर ए, इधर क्या बचेगा माइनस 10 पावर 4 ए प्लस 10 स्क्वायर ए। यही तो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो कि होता है 10 स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पे 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 जो कि होता है सेक स्क्वायर ए। कट गया आपका आंसर, कितना गया 0, बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न है, कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन। अब सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान सा है। कॉस ए के माइनस साइन ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे सबको लिखिए, यानी ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए और इधर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 ए, ये तो बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है और जो कि होता कितना है कॉस स्क्वायर है, यानी हर बराबर करिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, यहाँ नीचे बचेगा साइन है, यहाँ बचेगा कॉस है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना होता है सेक स्क्वायर है अपॉन साइन है और ऊपर कॉस है चला जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए साइन है साइन स्क्वायर है कट गया, कॉस है कॉस स्क्वायर ये बचा, ये कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आ गया 1। अच्छा इसमें आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, वैल्यू क्या पुट करिए 45, तो 45 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे √2 माइनस 1 अपॉन √2 यानी 1 अपॉन √2 इसकी वैल्यू, 1 अपॉन √2 इसकी वैल्यू, इधर 2 तो वो √2 का गुड़ा यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 2 यानी आपका आंसर 1 ऐसे भी हो जाता है। तो वैल्यू पुट करके आसानी से कर। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछेगी, अगर सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछेगी तो कॉस पावर 4 ए माइनस साइन पावर 4 ए कितना होगा। आप कहेंगे कॉस पावर 4 ए माइनस साइन पावर 4 ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर यानी 1, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस 2a, तो आपका हो गया कॉस 2a। मैं फार्मूले आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस 2a के 3 फार्मूले, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, और इन्हीं तीनों से डेराइव होता है। बेसिकली आपका फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का। अब इसी से डेराइव होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से भाग कर दीजिए, और आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक होता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दीजिए तो आपका तीसरा फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा। कहा गया ये लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कहा गया इफ द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल द लेंथ ऑफ द लैडर इज। अब आपसे कहा गया कि एक सीढ़ी है जो दीवार पे सट के खड़ी है और वो क्या करती है हॉरिजॉन्टल से यानी कि क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे कहा गया कि अगर आधार की दूरी दीवार से 2.5 हो तो आपको बताना है लैडर की लेंथ यानी कि सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी ये वाली है कर्ण, यानी आपको दिया गया आधार कर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी कॉस ले लीजिए, यानी कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण,
यानी सीढ़ी की लंबाई, यानी 1/2 इज इक्वल टू 2.5/x, यानी x बराबर हो गया 2 × 2.5 यानी कि 5 मीटर। समझ आ गया, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। चलो इसको जितना तेज कर पाओ करो। कहा गया 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 and 12 आवर्स, यानी कि पहली 12-15 का एलसीएम 60, यानी कि पहली 4 भरती है तो दूसरी कितनी भरती है 5। कहा गया एंड ये थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, यानी कि तीसरी पाइप कितने घंटे में खाली कर सकती है 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 15 खाली करती है। कहा गया द पाइप्स बी ओपन इन ऑर्डर 8 AM, 9 AM एंड 11 AM रिस्पेक्टिवली द टैंक विल बी एम्प्टीड एट। अब ध्यान से देखिएगा, कहा कि पहले वाले को 8 बजे, दूसरे वाले को 9 बजे और तीसरे वाले को 11 बजे खोला जाता है। अगर 8 बजे खोला जाता है तो 11 बजे तक ये कितना भर चुका होगा 4 प्रति घंटे भरता है, 3 मतलब 8 से 11 3 घंटे में कितना भर देगा 12। ऐसे ये 9 बजे खोला गया 11 बजे तक, यानी 2 घंटे के लिए खोला था, 1 घंटे में 5 भरता है तो 2 घंटे में 10 भर देगा, टोटल भरना था 60। अब हमारे 11 बजे तक हमारी टंकी में पानी कितना होगा 22 लीटर। हमारी टंकी में कितना पानी होगा 22 लीटर। आपको पता है अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक 8 भरेगा, दूसरा 9 भरेगा और तीसरा 11 खाली करेगा, यानी 17 भरा जा रहा है, 11 सॉरी हमारा, आपको पता चल गया कि अगर तीनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो ए 4 भरता है, बी 5 भरता है और सी 15 खाली कर रहा है। यानी आपको पता है अगर ए बी सी तीनों साथ में 11 बजे से कार्य करने लग जाएंगे तो 4 5 9 -15 यानी कि 6 लीटर प्रति घंटे खाली होगा। हमें खाली कितना करना है 22 लीटर, यानी 22/6 घंटे लगेंगे, यानी हम कर सकते हैं 11/3 घंटे। 11/3 घंटे का मतलब 3 सही 2/3 घंटे, यानी 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट कितने बजे के बाद 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं, यानी जो हमारा टंकी है हमारी जो वो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट बाद भरती है, यानी 11 में 3 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो 2 बज के 40 मिनट पे हमारी टंकी भर जाएगी। समझ, अच्छा भर जाएगी खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तीसरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, यानी 43rd नंबर कहा गया ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। ABC स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, A 24,000 लगाता है, B 32,000 लगाता है, C 18,000 लगाता है। कहा गया A और B जो है वो एक्टिव पार्टनर्स है। अच्छा पार्टनरशिप मैंने पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ, पार्टनरशिप मैं आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा। कहा गया ए और बी एक्टिव पार्टनर्स है जिनको 15% और 12% प्रॉफिट का मिल जाता है, यानी कि 15% ये ऑलरेडी ले जाता है और 12% ये ऑलरेडी ले जाता है। और कहा गया जो रिमेनिंग का है वो इनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में डिवाइड होना है। कहा गया सी को इतने रुपए मिले, तो आपसे कहा गया टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ मेरे भाई कि 15% लाभ का पहले ये ले लेता है, 12% ये, यानी अगर 100x का लाभ होता है तो 15x ये ले जाते हैं, 12x ये ले जाते हैं, बचेगा कितना 73x बचेगा, और 73x में सी का हिस्सा लगता है, यानी 73x में सी को किस अनुपात में मिलेगा, पहले इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालिए, तो 2 से काट देंगे तो 2 9 18, 2 16, 2 12, यानी सी लगाता है 9 हिस्सा आउट ऑफ 9 + 16 + 12, यानी 12 16 28 9 37, यानी 9/37 लगाता है कौन सी, तो उसको लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा, यानी इसको हिस्सा कितने में मिलेगा 73x में, यानी 9/37 ऑफ 73x बराबर आपको दिया गया 65700। अब आपको निकालना है 100x, तो आप सबसे पहले निकालिए 100x, तो आप 73 से काटिए, 9 से पहले काट दीजिए, 9 से देखिए कट रहा है 7 5 12 6 18, 9 से काटेंगे 9 7 63 और 3 2 73 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 37 के बाद 2 यानी 3700 रुपये x की वैल्यू आ गई। हमने माना था टोटल लाभ 100x है, यानी कि ये हो जाएगा 3,70,000 रुपये टोटल लाभ। ठीक है, एक सड़ा हुआ क्वेश्चन और देखिए, कहा गया 24 मैन वर्किंग एट 8 आवर्स पर डे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी M1 24 आदमी कितने घंटे करते हुए 8 घंटे पर डे करते हुए कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया आप कितने आदमी हैं 20 आदमी 9 घंटे पर दिन करते हुए सेम कार्य को कितने दिन में करेंगे। फार्मूला लगाइए M1 D1 H1 यानी 24 × 8 × 15 बराबर M2 × D2 × H2 यानी 20 × 9 × X। देखिए अब आप कहेंगे 5 या 15, 5 चौको 20, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 3 से काटिए 3 3 9, 3 से काट देंगे 8, यानी x बराबर कितना आ गया 8, यानी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, x बराबर 8 क्यों आया, अच्छा 8 और दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 16 दिन, x बराबर कितना आ गया 16 दिन, यानी कितने दिन में पूरा कर लेंगे 16 दिन में। समझ आ गया ना, आपका आ गया कि कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो आप कहेंगे 16 दिन में पूरा करेंगे। समझ आ गया, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्किल्स ऑफ रेडियस आर ड्रॉन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर्स। ध्यान से देखिएगा,
इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है, सर्किल ऑफ रेडियस, ये रेडियस नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे करेंगे। 10 24 26 दिया गया, यानी कि ये 10 है, ये 24 है, ये 26 हो जाएगा, तो ट्रिपलेट बनाएंगे यानी पाइथागोरस फॉलो करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आपसे कहा गया एक सर्किल बनाया जाता है एक समान रेडियस का। अब मान लो 8 सेंटीमीटर रेडियस का हर जगह सर्किल बनाया जाता है, यानी एक ये बनाया जाता है, एक ये बनाया जाता है और एक ये बनाया जाता है। 8 सेंटीमीटर रेडियस सबकी। आपको पता है यहाँ पे कितने अंश का कोण आ रहा है, 90 अंश का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, थीटा का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 90 माइनस थीटा। तो सर्किल का कितना हिस्सा इसके अंदर है, तो आप कहेंगे कि इतना हिस्सा इधर, इतना हिस्सा इधर और इतना हिस्सा इधर, सेम सर्किल का यानी सेम रेडियस के सर्किल का अंदर है। यानी अंदर कितना है, त्रिभुज के अंदर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इतना हिस्सा प्लस इतना हिस्सा प्लस इतना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यानी कि त्रिभुज वृत्त का 180 अंश यानी 180 डिग्री त्रिभुज के अंदर है, यानी वृत्त का अर्धवृत्त जो है 180 अंश मतलब अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 10 गुणे 24, और इसमें से एरिया घटा देंगे किसकी, जो हमने एरिया निकाली थी, तो आपका हो जाएगा 120 माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 11/7 आर स्क्वायर। तो यही आप आर की वैल्यू जो भी रख देंगे वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहा गया a³ माइनस b³ बराबर इतना, तो a माइनस बी बराबर इतना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab होगा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस ab करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और आपको पता है a³ माइनस b³ होता कितना है, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और ये बराबर दिया गया 208। इसकी वैल्यू कितनी है, 4, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 52। इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो आपका आंसर हो गया 52। ये भी हम कर चुके हैं। x + 1/x बराबर 5, तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 125 माइनस 15 यानी कि आपका हो जाएगा 110। समझ आ गया। कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है, जिसको p/q के रूप में डिनोट किया जा सके। अब आप निकालिए सबसे पहले। तो अगर मैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ, मान लो मैं ले लूँ, आपको पता है कि 6250 का वर्गमूल कितना होगा। आपको पता है 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400, ठीक है। 80 का स्क्वायर 6400। तो आप सबसे पहले 6250 का अगर वर्गमूल निकालने जाए तो 6250 का वर्गमूल निकालिए। 6250 49 का निकालो, सब में 100 से भाग कर दो, सब में 100 से भाग कर दो तो दशमलव हट जाएगा। तो हम 6250 49 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकालने का मेथड है ऐसे ऐसे ऐसे, पेयर बना लो। पेयर बनाओगे फिर आप कितने का टेबल करें, यानी कितने की संख्या का स्क्वायर करें कि वो 62 से ज़्यादा ना हो, 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 7 49, ये आपका आ जाएगा 135, ठीक है। यानी 7 7 14, ये आपका 2 अंक उतरते हैं इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। अब 9 बार ले जाइए, तो 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 चौको 36 और 8 44, 9 के 9 9 4 13, यानी आपका बचेगा 949 और इधर बचेगा 158। ये 7 9 यहाँ पे लिख दीजिए जितनी बार ले जा रहे हैं। 158 अगर 0 बार ले जाएंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ से 158 में कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है मेरे भाई कि रेशनल नंबर का स्क्वायर मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है। आपको इसको 6250.49 को लिख लीजिए, 6250 49/100, ठीक है। और इसको लिख लीजिए 1250 49/100, ऐसे सबको 100 लिख लीजिए। और वो संख्या रेशनल नंबर होगी जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी कोई संख्या आ जाएगी, ये भी कोई संख्या। तो आपको पता है 100 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 10, और बटे इसका स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो इंटीजर का स्क्वायर। तो देखिएगा सबका वर्गमूल निकाल के कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, यानी कौन सी संख्या का जो वर्गमूल है वो इंटीजर है। तो ये आपका काम है, कैलकुलेशन में इतना नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो। कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 4 एंड ... कहा गया कि इनका मीन प्रोपोर्शन कितना होता है। अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो √AB, और थर्ड प्रोपोर्शन का होता है B²/A। तो अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16 में 2 से भाग करेंगे, यानी थर्ड प्रोपोर्शन हो गया 8। और अगर इनका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 10.8 × 4.8 बटे 100 कर दीजिए। यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट, यानी 1/10। यहाँ से 48 से 8 × 6 कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 9 18 और 6 के 108। इधर हम 48 को लिख सकते हैं 6 × 8, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 × 6 यानी 6, 9 का 3 और 2 × 8 का 4, यानी आपका हो जाएगा 10। तो ये आपका 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 3 3 9 चौको 36/5, यानी कि 36/5 को क्या लिख सकते हैं 7.2। यानी आपका आ गया क्या, मीन प्रोपोर्शन आ गया 7.2। और आपको इनका मतलब जो वो आया था क्या,
थर्ड प्रोपोर्शन आया था 8, तो इन दोनों का योग पूछा गया, 8 + 7.2 कितना हो जाएगा 15.2, बात खत्म। और ये क्वेश्चन भी बड़ा दमदार है, कहा गया 20%, 10% और 15% का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो 20 और 10 का सिंगल डिस्काउंट आपको होता है एक्स और वाई का कितना होता है, x + y - xy / 100। तो 20 + 10 का मतलब 20 और 10 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 30 - 200/2, 200/100 यानी कि 28 हो जाएगा। और 28 और 15 का 28 + 15 - 28 × 15 यानी कि ये हो जाएगा 420/100, यानी ये कितना हो जाएगा 28 15 43, 43 में से 4.2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 43 में से 4.2 घटेगा तो ये हो जाएगा 38.8। अब 38.8% का रिजल्टेंट डिस्काउंट हो रहा है, यही आपसे पूछा गया था, समझ